वेलकम टू ईचएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है नेट पेपर 1 के लिए, जिसकी कोर्स फी है 4500। कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको कोर्स में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट पेपर 1 का सिलेबस क्या है। इसमें 10 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट 4 इज कम्युनिकेशन, यूनिट 5 है रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स, यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 7 है डेटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 8 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 9 है पीपल एंड एनवायरनमेंट, एंड यूनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपके कोर्स में 3 बुक्स कवर की जाएंगी। पहला है रिसर्च मैथडोलॉजी बाय CR कोठारी, दूसरी बुक है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बाय KVS मदान, और तीसरी बुक है एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेट पेपर 1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स आर प्रोबेबिलिटी बेस्ड। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड कौन कौन से सैम्पलिंग है? पहला ऑप्शन है क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शन है नेट पेपर 1 का, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है दो, A, C एंड E, यानी कि क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये तीनों किस में आते हैं? ये तीनों है प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग ये हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड इन। स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड होती है, उसको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? तो इसका आंसर है एथनोग्राफिक रिसर्च। तो सबसे पहले आई विल टीच यू रिसर्च मेथडोलॉजी टॉपिक, उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको बता देती हूँ कि नेट पेपर 1 कोर्स के क्या क्या फीचर्स होंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कोई भी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपके कोर्स में पढ़ाया जाएगा वो पूरा मटेरियल आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप प्रॉपरली रिवाइज कर सकें। इसमें करंट अफेयर्स भी कवर किए जाएंगे, क्योंकि नेट पेपर 1 में करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, तो वो भी कवर किया जाएगा। देन क्लासेस आपकी होंगी ईचएफ एकेडमी ऐप पे, एंड बाई वीकली टेस्ट कंडक्ट करे जाएंगे। देन रिवीजन क्लासेस होंगी, एंड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं नेट पेपर 1 के वो सॉल्व करवाए जाएंगे। ऑल्सो टेस्ट सीरीज विल बी कंडक्टेड। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला है इसमें ऑब्जेक्टिविटी, देन रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, एम्पेरिकल रिसर्च, सिस्टमैटिक्स, कंट्रोल्ड फैक्टर्स, साइक्लिकल, लॉजिकल, रेप्लिकेबल। इसको हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च का ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्च को बिना किसी बायस के होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का जो रिसर्चर है उसका कोई भी ओपिनियन जो भी है, उसका कोई भी थॉट प्रोसेस जो भी है, वो इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए रिसर्च को। तो विदाउट एनी बायस, बिना किसी प्रेजुडिसेस, प्रेजुडिसेस मतलब कि पहले से ही जो हम मान लेते हैं किसी भी चीज को लेके, किसी भी फैक्ट को लेके, वो हमारे जो विचार होते हैं वो सब कुछ नहीं आने चाहिए। एंड सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी का भी मतलब यही है कि जो रिसर्चर है वो क्या सोचता है उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए रिसर्च में। तो रिसर्चर्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस ये लेने पड़ते हैं जो भी वो रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि सोशल साइंस का जो रिसर्च है, स्पेशली जो किसी सोसाइटी को लेके होता है, उस रिसर्च में होता ये है कि जो रिसर्चर है उसका किसी भी कम्युनिटी, सोसाइटी, सोशल एस्पेक्ट को लेके अपना कुछ पर्सपेक्टिव होता है, और जो रिजल्ट है उस पे वो जो उसका ओपिनियन है उसका इम्पैक्ट भी आ जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रिसर्चर है उसका बिहेवियर, उसका जो एटीट्यूड है, उसका इम्पैक्ट रिसर्च पर नहीं पड़ना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी का होना। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर कोई रिसर्चर है वो किसी सोसाइटी में जाके ये जानना चाहता है कम्युनिटी में क्लाइमेट चेंज को लेके कितनी अवेयरनेस है। अब वो वहां पे जाता है और उसने पहले से ही ये मान के रखा हुआ है कि जो फीमेल पॉपुलेशन है, जो वुमेन है, वुमेन को तो नॉलेज ही नहीं होती है ज्यादा, ओनली मैन को ही नॉलेज है। तो वो क्या है, उसका एक प्रेजुडिस है, उसने पहले से ही मान के रखा है। तो वो वुमेन को इन्वॉल्व ही नहीं करता, उनसे तो क्वेश्चंस ही नहीं पूछता क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। सिर्फ मैन से ही वो जो मेल मेंबर्स हैं उन्हीं से वो क्वेश्चन पूछता है। और तो ये एक तरीके का बायस आ जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि फीमेल्स का क्या ओपिनियन है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। तो पूरा जो रिजल्ट है ये इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए।
इसे ही हम कहते हैं रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी का होना। अब अगर हमें ऑब्जेक्टिविटी लेके आनी है हमारे रिसर्च में, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखने की जरूरत है ऑब्जर्वेशन की। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसर्च हो रही है कहीं पे, सपोज इंडियन ओशन में रिसर्च कर रहा है कोई भी रिसर्चर, कि इंडियन ओशन का जो ईस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, हर जगह पे टर्टल्स पाए जाते हैं। कौन सी जगह के टर्टल्स ज्यादा हेल्दी हैं, ज्यादा बड़े हैं, उनकी इसका लेंथ ज्यादा है, वेट ज्यादा है, इस पे एक रिसर्च हो रही है। सपोज जो रिसर्चर है उसने पहले से ही ये मान लिया इंडियन ओशन है, उसका ईस्ट वाली जो जगह है, ठीक, वहां पे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहा होगा शायद, उसके अकॉर्डिंग, रिसर्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ के जो टर्टल्स हैं उन्हीं का वेट ज्यादा होना चाहिए, वही बड़े होने चाहिए। तो ये अपना प्रेजुडिस है उसका। तो इसलिए अब इससे बचने के लिए, इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, रिसर्चर की क्या सोच है उसका इम्पैक्ट रिसर्च पर नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए कि ऑब्जर्वेशन सही तरीके से हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन? मतलब कि वो जाएगा अलग अलग जगह पर, देखेगा जितने भी टर्टल्स हैं उनको मेजर करेगा। सबसे पहले तो उनका वेट लेगा, लेंथ, और कहाँ से वो पाए गए हैं। सपोज ईस्ट में, सपोज कि ये उसका रिजल्ट आता है कि जो ईस्ट ओशन है, ईस्ट इंडियन ओशन, उसमें वेट आ रहा है 290, 296, 299, 300 तक का, और लेंथ है उनकी 30, 35, 34, 34। ठीक, फिर वो नॉर्थ वाला जो रीजन है ओशन का, वहां पे जाके देखता है, तो वहां पे मेजर करने पे 300, 311, 315 वेट आ रहा है, और लेंथ इतनी आ रही है। तो अगर ऑब्जर्वेशंस प्रॉपरली अगर हम करते हैं, डेटा सही कलेक्ट करेंगे, तो फिर रिसर्चर है उसका जो अनुमान है पहले से ही, जो उसने अनुमान लगा के रखा है, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेटा हमारे सामने साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए ऑब्जर्वेशंस जितने भी है उनका रिकॉर्ड बहुत सही तरीके से होना चाहिए। जितने भी साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स हैं, देखो अब होगा क्या, अब उसने डेटा रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगा या फिर रिसर्च पेपर पब्लिश करेगा। उनका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में उसको पब्लिश करना है, ताकि जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं वो भी उसको पढ़ सके और अपना ओपिनियन यहाँ पे वो दे सके। ठीक, तो ये जो रिपोर्ट्स हैं उससे पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी उसको पढ़ सकती है, और क्रिटिक्स के लिए भी वो अवेलेबल होता है। क्रिटिसाइज करने का मतलब यह है कि जो साइंटिस्ट है वो भी, अलग अलग साइंटिस्ट अपनी रिसर्च करते रहते हैं, वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि ये रिसर्च सही करी है, नहीं करी है। तो उससे क्या होता है, एक ऑथेंटिसिटी आती है कि हाँ ये रिसर्च जो है वो सही तरीके से हुई है। तो एक तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कोई भी रिसर्च करना है अगर, तो उसमें जो भी मेथड्स अप्लाई किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहीं पे हम टर्टल्स की लेंथ देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो एक ही मेजरिंग लेंथ हम एक ही तरीके से मेजर करेंगे हर जगह का। ईस्ट में जो टर्टल्स है उनके भी, नॉर्थ में जो टर्टल्स है उनका भी। ईस्ट में लेंथ मेजर करने के लिए कुछ और मेथड अप्लाई कर दिया, नॉर्थ में कुछ और अप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म होगा, प्रोसीजर्स हमारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए इन ऑल द फेजेस ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट जो हम कर रहे हैं उसमें कंप्लीटली हमारे पास में सेम प्रोसीजर को हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में सही रिजल्ट आएगा। ठीक, एंड देन अवॉइडिंग बायस, जितने भी बायस हैं, एक्सटर्नल जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं, जो रिसर्चर है उसका जो ओपिनियन जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर्सनल जो बिलीफ है, ऑब्जर्वर का जो पर्सपेक्टिव है, और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सबको दूर रखने की जरूरत है। ये सब बायस यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो तभी हमारा जो रिसर्च है उसमें ऑब्जेक्टिविटी आएगी यहाँ पे। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो रिसर्चर ने सपोज कोई रिसर्च करी और उसको पब्लिश कर दिया उसने किसी भी रिसर्च पेपर में, और उसमें जो मेथड उसने यूज किया था अपना डेटा कलेक्शन करने के लिए, वो मेथड भी लिखा हुआ है उस रिसर्च पेपर में। तो अब अगर कोई दूसरा रिसर्चर, ठीक है, उसी रिसर्च को रिपीट करता है उसी मेथड से, तो रिजल्ट भी सेम ही आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि जो टर्टल्स हैं उसको मेजर किया, उसकी लेंथ मेजर करी, वेट मेजर किया। तो जो तरीका उसने अपनाया था लेंथ और वेट को मेजर करने का, वो उसने यहाँ पे मेथड लिखा है अपने रिसर्च पेपर में। अब दूसरा रिसर्चर भी वही अप्लाई करेगा, और नॉर्थ और ईस्ट के जितने भी टर्टल्स हैं उनका लेंथ देखेगा और वेट मेजर करेगा। तो अगर वो सेम मेथड अप्लाई कर रहा है तो रिजल्ट भी सेम ही आना चाहिए।
इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। तो तभी हमें पता चलेगा कि ये जो पहले वाली जो रिसर्च हुई थी वो सही रिसर्च हुई थी। तो इट मीन्स कि कोई भी रिसर्च प्रोसीजर है उसको सिमिलर रिजल्ट देना है हर टाइम, जितनी भी बार वो रिसर्च करी जाएगी सेम पॉपुलेशन पे, मतलब कि वही टर्टल्स हमने यूज किए हैं, उन्हीं टर्टल्स पे रिसर्च हो रही है और सेम प्रोसीजर को अप्लाई किया गया है। तो इससे रिलायबिलिटी बढ़ती है, मतलब कि जो रिजल्ट हमारे पास में जो डेटा इकट्ठा किया गया है वो डेटा सही डेटा है। दैट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी। इसका एक हम और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि सपोज कोई रिसर्चर है, उसको रिसर्च करनी है, उसने इफेक्ट देखना है कि जो बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, ठीक है, हु आर वॉचिंग द टेलीविजन, तो उनका क्या परफॉर्मेंस है, वो उन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं या ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बच्चे ले लिए, कुछ 10 बच्चे लिए जो कि बहुत ज्यादा टेलीविजन देखते हैं, और उनके मार्क्स यहाँ पे नोट डाउन कर ले कि उनके 20, 30, 50 कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब दूसरा जो रिसर्चर है उन्हीं बच्चों पे, जितने भी 10 बच्चे यहाँ पे लिए गए थे, उन्हीं बच्चों पे फिर से वो रिसर्च करेगा और फिर से उनका टेस्ट लेके देखेगा कि उन बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर सपोज यहाँ पे एवरेज आ रहा है 45 मार्क्स का, तो यहाँ पे भी लगभग 45 मार्क्स ही एवरेज आ रहा है। इट मीन्स कि पहले वाला जो रिसर्चर था उसने सही रिसर्च करी है। तो इससे क्या होता है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, मतलब सेम प्रोसीजर दूसरा रिसर्चर भी करेगा तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो दिस इज रिलायबिलिटी। नेक्स्ट इज वैलिडिटी। देखो, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च। एक्यूरेसी मतलब कि करेक्ट, कितना सही रिसर्च किया है उसने, कितना सही है वो रिसर्च, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी। तो वैलिडिटी होना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी कैसे आएगी रिसर्च में, उसके लिए जितने भी प्रोसीजर्स अपनाए जा रहे हैं वो सब सही होने चाहिए। रिसर्च के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जा रहा है वो सब सही होने चाहिए। जितने भी टेस्ट किए गए हैं वो सब कुछ एक्यूरेट होने चाहिए। अगर गलत प्रोसीजर कर दी, अगर कोई भी किसी ड्रग्स पे, किसी मेडिसिन को हम चेक करना चाहते हैं, रिसर्चर चेक करना चाहता है कि ये मेडिसिन डायबिटीज के पेशेंट को सही करेगा या नहीं करेगा, ठीक, अब उसने मेथड ही गलत अपनाया यहाँ पे, तो रिजल्ट भी तो गलत ही आएगा। अगर ये मेडिसिन सपोज यहाँ पे कुछ सही नहीं कर रहा है जबकि कुछ हार्म कर रहा है, और इसने रिसर्चर ने जो प्रोसीजर यहाँ पे अपनाया उसके हिसाब से ये आ गया कि ये डायबिटीज की मेडिसिन तो अच्छी है, तो फिर तो रिसर्च पूरा खराब हो गया, यहाँ पे कोई वैलिडिटी तो रही ही नहीं। इट मीन्स कि प्रोसीजर बिल्कुल सही होने चाहिए, रिसर्च के जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो सब कुछ सही होने चाहिए। तो वैलिडिटी मीन्स कि रिसर्च मस्ट बी अनबायस्ड, किसी भी तरीके के सिस्टमैटिक कोई भी एरर उसमें नहीं होना चाहिए। तो बिना वैलिडिटी के तो रिसर्च हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में ही जाएगा। तो जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब था, रिलायबिलिटी मतलब कि एक रिसर्चर ने ये रिसर्च करी, दूसरे दूसरे ने भी यही रिसर्च करी, पहले का आंसर आ रहा था 50%, दूसरे का भी 50%, ठीक है, तो ये हो गया रिलायबिलिटी की। चलो हम मान लेते हैं कि दूसरे ने भी वही मेथड से रिसर्च करी, सेम आंसर आ रहा है, मतलब सही है। लेकिन हो सकता है पहले वाले ने मेथड ही गलत यूज किया हो अपनी रिसर्च में और उसी मेथड को उसने रिपोर्ट किया। अब दूसरे ने भी वही मेथड अप्लाई करके वही रिजल्ट तो आ गया, लेकिन मेथड ही गलत था, तो ये भी हो सकता है। तो रिलायबिलिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैलिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि सही प्रोसीजर को यूज करना, सही रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना, सही टेस्ट करना, वो ज्यादा जरूरी है रिलायबिलिटी से ज्यादा। दो तरीके की वैलिडिटी होती है यहाँ पे, एक तो इंटरनल वैलिडिटी, दूसरा एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, इफ द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स लेते हैं, कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं, सपोज हमें देखना है कि दिस इज प्लांट, ये कोई प्लांट है, और हम इस पे इम्पैक्ट देखना चाहते हैं पानी का, कि हमने 1 लीटर पानी दिया इसे तो कितनी ग्रोथ हुई, 2 लीटर पानी दिया तो कितनी ग्रोथ हो रही है, पानी का इम्पैक्ट हमें इसको इस पे देखना है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे वाटर। इट मीन्स क्योंकि हम वाटर का अमाउंट घटाया बढ़ा सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जो भी हमारी मर्जी है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो प्लांट की ग्रोथ है, हाइट जो है, वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंड कर रही है किस पे, इस पानी पे डिपेंड कर रही है कि हमने कितना पानी दिया। तो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंटरनल वैलिडिटी मतलब कि जो इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मीन्स कि जो प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ पानी की वजह से ही हो रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक में तो फर्टिलाइजर भी ऐड कर दिया है,
दूसरे में हमने कुछ और ऐड कर दिया है यहाँ पे और उसकी वजह से भी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका हमें इम्पैक्ट देखना है, हमें पानी का इम्पैक्ट देखना है, तो हम सिर्फ उसको पानी ही देंगे, तभी हमें सिर्फ पानी का इम्पैक्ट पता चलेगा। तो इसे ही हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। देन एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्स ऑफ अ रिस्पोंडेंट, जैसे अगर हम कोई सोशल साइंस से रिलेटेड कोई भी रिसर्चर सोशल साइंस में रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को जाके उसने पता करना है, पूछना है कि जो टीचर्स हैं, सपोज टीचर A B C हैं, ये कौन से टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, और कौन से टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। लेकिन अब यहाँ पे प्रिंसिपल भी है साथ में, तो अब बच्चे जो है वो सही जवाब तो देंगे ही नहीं, वो बोल देंगे कि सारे टीचर्स अच्छे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं होना चाहिए। देखो, तो सोशल साइंस सर्वेज में बी अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। किसी की भी प्रेजेंस की वजह से अगर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है रिसर्च पे, तो उसे हम कहते हैं कि वहां पे एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है। तो हमारे पास एक्सटर्नल वैलिडिटी का होना भी जरूरी है, मतलब किसी भी तरीके से रिसर्च का रिजल्ट इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आप नेट पेपर 1 और पेपर 2 का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पे विजिट कर सकते हैं। तो ये तो था वैलिडिटी। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी मींस, एक्यूरेसी भी वैलिडिटी से ही रिलेटेड है। एक्यूरेसी होनी चाहिए मतलब सही रिजल्ट होना चाहिए हमारा। ये मेजर करता है कि जो रिसर्च के जो टूल्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो बेस्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्लड टेस्ट हो रहा है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी रिसर्च हो रही है, तो ब्लड टेस्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एवरेज बिलो एवरेज इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है जिससे कि पूरी एक्यूरेसी ही रिसर्च की इम्पैक्ट हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। देन आपका क्रेडिबिलिटी। देखो, क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब है, अब जब भी रिसर्च करी जाती है तो उसमें हमारा कुछ होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम कहाँ से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। दो सोर्सेज हैं, एक तो प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सपोज हम रिसर्च कर रहे हैं किसी एक मेडिसिन पे, हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, डायबिटीज की कोई मेडिसिन ए है, उस पर हमने खुद रिसर्च करी और लोगों को मेडिसिन दिया, ट्रायल किया हमने उसका, और उसके बाद हमने रिजल्ट निकाला, कुछ खुद से जो रिसर्च करके जो रिजल्ट आया है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रिसर्च। ये जो डेटा है हमारे पास में, जितना भी डेटा आया, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। लेकिन एक होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब ये है कि जो पहले से ही पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स हैं, हम रिसर्च पेपर्स लेके आते हैं और उसमें हम देखते हैं कि ये जो मेडिसिन ए है उसका क्या इम्पैक्ट था, किसी और रिसर्चर ने वो रिसर्च करी है उस मेडिसिन ए पे और उसने अपने रिजल्ट यहाँ पे दिए हुए हैं और हम उसे पढ़ रहे हैं और उसको हम अपना रिफरेंस बना रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा से एक्चुअली टाइम थोड़ा बचता है, कॉस्ट भी बचता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, सेकेंडरी डेटा को हम देखेंगे, तो उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो मेडिसिन ए है ये किस तरीके से वर्क करता है। फिर हम अपना रिसर्च, अगर कुछ और रिसर्च हमें करना है तो हम अपना रिसर्च डिजाइन उसी हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, तो इससे हमारा टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है। लेकिन बहुत ज्यादा सेकेंडरी डेटा पे हमें रिलाई नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि बस हम उस रिसर्च पेपर पे ही पूरा रिलाई हो गए कि अच्छा ठीक है, ये जो रिसर्च हुई है हमारी भी ऐसी ही रिसर्च होगी एंड ऑल। ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें प्राइमरी डेटा ज्यादा चाहिए, मतलब कि हम खुद करेंगे उस पर रिसर्च, खुद हम देखेंगे, हम टेस्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर अपनी रिसर्च से हम कंक्लूजन निकालेंगे, तो उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब कि हमने खुद से रिसर्च करी और हमने सही रिजल्ट को पब्लिश किया, दैट इज कॉल्ड द क्रेडिबिलिटी। देन नेक्स्ट इज जनरलाइजेबिलिटी। अब जनरलाइजेबिलिटी का क्या मतलब होता है? जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये कि हमने एक छोटी सी पॉपुलेशन पे रिसर्च करी, जैसे कि डायबिटीज की मेडिसिन पे रिसर्च हो रही है, ठीक है, डायबिटीज की मेडिसिन ए है, सिर्फ 100 लोगों पे टेस्ट किया गया, ट्रायल किया गया और ये मान लिया गया कि ठीक है ये जो मेडिसिन है सही है। तो इस तरीके से रिसर्च होनी चाहिए कि अब ये जो मेडिसिन अप्रूव हुई है ये हम एक बहुत बड़े लार्ज पॉपुलेशन पे, क्योंकि बहुत लोगों को डायबिटीज होता है, सपोज 10,000 लोगों को या 1 लाख लोग जितने भी सफर कर रहे हैं उन सबको हम दे सके वो मेडिसिन, तो उसे कहते हैं हम जनरलाइजेबिलिटी। मतलब कि जो रिसर्च की जो फाइंडिंग है उसको अप्लाई किया जा सके एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे।
तो दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेबिलिटी। तो ये भी होना चाहिए। रिसर्च का मेन मकसद ही यही होता है। रिसर्च हम क्यों करते हैं? किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि डायबिटीज इज द प्रॉब्लम। उसे सॉल्व करने के लिए मेडिसिन बनाई गई, उस पर रिसर्च हुई। तो अब वो जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए कि जो मेडिसिन हमने बनाई वो हम सबको दे सकें। नेक्स्ट इज इम्पीरिकल रिसर्च। इम्पीरिकल रिसर्च का क्या मतलब होता है? इम्पीरिकल का मतलब है जो हम लेबोरेटरीज में जाके करते हैं। लैब में जाके हम कुछ ना कुछ, जो भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इम्पीरिकल रिसर्च। यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होती है। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हमें पता करना है कि जो वाटर है वो कितने पे बॉईल होता है, कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है। हम यहाँ पे उसको बॉईल करेंगे और टेम्परेचर हम देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो हमने ये खुद से किया एक्सपेरिमेंट और तब जाके हमने कंक्लूजन निकाला। तो ये क्या है? इसकी वैलिडिटी अच्छी होती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, इसे हम कहते हैं इम्पीरिकल रिसर्च। दूसरा होता है सोशल साइंस पे जो रिसर्च हो रही है, उसके लिए जो सोसाइटी है, जैसे कि हमें पता करना है कि कम्युनिटी ए जो है वहां पे लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, थिंकिंग क्या है, या फिर यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, या फिर एजुकेशन को लेके इनका क्या सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि हम किसी एक इंसान को लेके आए और फिर हम खुद से यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें कि ये क्या सोचता है। वो डिपेंड करता है कि ये जो इंसान है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। एक लैब में हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को, तो इसे ही हम कहते हैं इम्पीरिकल रिसर्च, जो हम लेबोरेटरीज में कर सकते हैं। ठीक, तो ये बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन पे, बेस्ड होता है डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर यहाँ पे डायरेक्टली खुद से एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ पे किसी थ्योरी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी और के बिलीफ पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द इम्पीरिकल रिसर्च। तो इम्पीरिकल भी होना चाहिए रिसर्च, ताकि वो ज्यादा ऑथेंटिक हो सके। देन है सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि कोई भी रिसर्च जब करी जाती है उसका एक प्रॉपर तरीका होता है उस रिसर्च को करने के लिए, उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च, किसी को रिसर्च करना है किसी मेडिसिन पे, हम फिर से डायबिटीज का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले उसका फर्स्ट प्रोसेस होगा कि वो जाके रिसर्च पेपर को देखेगा। ठीक है, रिसर्च पेपर से वो मेडिसिन ए पे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। उसके बाद पूरा अपना रिसर्च डिजाइन यहाँ पे करेगा कि उसको रिसर्च करनी कैसे है। फिर उसके बाद वो सैंपल्स लेगा कि किन किन लोगों पे उसने रिसर्च करनी है, सैंपल कलेक्ट करेगा। उसके बाद फिर वो ट्रायल करेगा, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद उस पे वो अपनी रिपोर्ट लिखेगा। तो ये क्या है? ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप उसने जाना है। तो इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक। तो हमेशा रिसर्च में एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है जिसे रिसर्चर यूज करता है अपनी रिसर्च में। तो दैट इज कॉल्ड कि रिसर्च को जो है वो सिस्टमैटिक रिसर्च है। तो सिस्टमैटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है रिसर्च का। देन है कंट्रोल्ड फैक्टर्स। अब कंट्रोल्ड फैक्टर्स का क्या मीनिंग है? जब भी कोई रिसर्च करनी होती है हमें, फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है कि दिस इज अ प्लांट। अब इस प्लांट पे हमें इम्पैक्ट देखना है, सनलाइट का इम्पैक्ट देखना है कि सनलाइट की वजह से इसकी जो ग्रोथ हो रही है, इसकी हाइट जो बढ़ रही है, वो कितनी बढ़ रही है। ठीक है, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें ये देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक पेड़ को, एक प्लांट को हम सपोज प्लांट, हमने बहुत सारे प्लांट्स ले लिए, एक प्लांट को हम दिन में 1 घंटे के लिए धूप में रख रहे हैं, दूसरे को हम 2 घंटों के लिए रख रहे हैं, 3 घंटे के लिए रख रहे हैं, 6 घंटे के लिए रख रहे हैं। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया अलग अलग प्लांट को कि हम कितने कितने ड्यूरेशन के लिए रख रहे हैं। तो हमें पता चलेगा कि 1 आवर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। 1 घंटे के लिए हमने धूप में रखा, ठीक है, तो सनलाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितना भी हमें देखना है। लेकिन हमें एक कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल मतलब कि जिसपे जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज सनलाइट का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक हम ऐसा भी पौधा रखेंगे जिससे कि हम सनलाइट में नहीं रखेंगे, उसको हम किसी रूम में रख सकते हैं जहाँ पे सनलाइट ना आ रही हो, कोई एक्सपोजर ना हो रहा हो, ताकि हमें ये पता चले कि बिना सनलाइट के कितनी हाइट ग्रोथ हो रही है। तभी तो हम कंपेयर करेंगे कि बिना सनलाइट के सपोज 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ रही है, और फिर हम देखेंगे कि 1 घंटा हमने सनलाइट में रखा तो 15 सेंटीमीटर हाइट बढ़ रही है। तो तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि इम्पैक्ट कितना हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। दूसरा, हम इसका एग्जाम्पल हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी फर्टिलाइजर का इम्पैक्ट देखना है।
कि कोई फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर ए, हमें देखना है इसका क्या इम्पैक्ट है। तो हमने बहुत सारे पौधे ले लिए, एक में हमने फर्टिलाइजर के 10 ग्राम फर्टिलाइजर डाला, दूसरे में 20 ग्राम फर्टिलाइजर डाला, तीसरे में 50 ग्राम फर्टिलाइजर डाला। ठीक है, तो इनका इम्पैक्ट हमें पता चला कि फर्टिलाइजर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम डालने से कितना हो रहा है। लेकिन एक प्लांट हम ऐसा भी रखेंगे जिसमें हम कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल, कंट्रोल फैक्टर। तो कंट्रोल का होना बहुत जरूरी होता है, जिसपे कि हम जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है जिसका भी हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, उससे हम उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये जो जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। देन आता है साइक्लिकल। अब जो रिसर्च है वो साइक्लिकल होती है हमेशा, मतलब कि वो स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कोई भी एक इंसान है, उसने कुछ सोचा, कुछ प्लान किया, क्योंकि यार उसको रिसर्च करनी है। देन उसके बाद डेटा एनालिसिस करेगा, डिस्कवर मतलब कि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स वगैरह देखे, अपने खुद का उसने ट्रायल किया, उसमें से डेटा कलेक्ट किया, अपनी ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट निकाला, रिजल्ट को उसने पब्लिश किया, पब्लिश करके वो शेयर हो गया साइंटिफिक कम्युनिटी में। अब वो जो रिसर्च उसने पब्लिश करी है, उस रिसर्च के बेसिस पे फिर से उस पर नई रिसर्च होगी। ठीक है, अगेन उस पर लोग सोचेंगे, साइंटिस्ट रिसर्चर सोचेंगे, और फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी। मतलब एक रिसर्च जब आती है, जैसे कि डायबिटीज की मेडिसिन ए बन गई, ठीक है, वो एक रिसर्च थी, एक रिसर्चर ने उस रिसर्च को करके पब्लिश किया, अब उसी पे फिर और रिसर्च होती है और इसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे इस रिसर्चर ने ये पब्लिश किया कि जो हेल्दी लोग हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ डायबिटीज की ही प्रॉब्लम थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस पे जो मेडिसिन ए है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। ठीक, और उसके बाद उसने पब्लिश कर दिया अपना रिजल्ट। अब दूसरा जो रिसर्चर है, अब वो ये चाहता है देखना कि जो ये रिसर्चर जो ये मेडिसिन ए है, इसका इम्पैक्ट उन पेशेंट्स पे क्या होगा जिनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज के साथ साथ हार्ट की भी प्रॉब्लम है। तो वो उस पर रिसर्च करेगा, उसको पब्लिश करेगा। अब तीसरा रिसर्चर भी कुछ और इसी तरीके से फिर से रिसर्च करना चाहता है। तो ये पूरा एक साइक्लिकल प्रोसेस है, ये कभी रुकती नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक, तो दैट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। देन लॉजिकल रिसर्च जो होता है वो हमेशा क्या होगा, लॉजिकल होगा। लॉजिकल इट मीन्स कि द स्टेटमेंट अ गुड रिसर्च इज लॉजिकल implies दैट रिसर्च इज गाइडेड बाय द रूल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल होने का मतलब ये है कि कोई भी थ्योरी पे बेस नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या थिंकिंग है, उस पर डिपेंड नहीं होता है। इसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, किसी जैसे कि अगर वाटर बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक हीट की जरूरत है यहाँ पे, ठीक, जो उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे मिल रहा होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो देयर इज अ लॉजिक, वो हमारे सोचने से नहीं कंट्रोल होता। तो लॉजिकल होना चाहिए हमेशा रिसर्च ने, मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग से वो गाइड होना चाहिए, ना कि हमारे पर्सनल बिलीफ से। तो देन रेप्लिकेबल। अब रिसर्च जो होती है हमेशा रेप्लिकेबल होनी चाहिए। इट मीन्स कि मैंने कोई रिसर्च करी, डायबिटीज की मेडिसिन पे ए पे हमने रिसर्च करी, और उसके बाद जो मैंने रिसर्च करी उसमें जो भी मेथड मैंने अप्लाई किया वो सब कुछ मैंने रिसर्च पेपर में लिख दिया। अब दूसरा जो रिसर्चर है, मैंने मेथड को इस तरीके से लिखना है कि दूसरा रिसर्चर भी उसी मेथड को अप्लाई कर सके। इट मीन्स कि रेप्लिकेबल होना चाहिए, दूसरा भी सेम प्रोसीजर को फिर से रिपीट कर सके और अपनी रिसर्च को वो कंडक्ट कर सके। इससे इससे क्या होता है, इससे काफी आसानी हो जाती है कोई भी एक रिसर्च होती है उसको समझने के लिए, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और उस पर और रिसर्च हो सकती है, बेहतर मेडिसिन बन सकती है, बेहतर किसी भी फील्ड में काम हो सकता है। तो इट शुड बी रेप्लिकेबल। इस तरीके से हमारे जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के, क्या क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, इंपीरिकल रिसर्च, सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड फैक्टर्स, साइक्लिकल, लॉजिकल एंड रेप्लिकेबल। नाउ नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट पेपर 1 का, वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, पैरामेट्रिक और स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। पहले ये समझना जरूरी है कि हाइपोथेसिस होता क्या है। ओके, सो हाइपोथेसिस इज एनी स्टेटमेंट या फिर अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हम कुछ भी एज्यूम करते हैं या कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। तो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होती है, जब सर्च होती है तो उसमें हम कोई ना कोई पॉपुलेशन को लेते हैं, चाहे वो हमारा सोशल साइंस से रिलेटेड रिसर्च हो या फिर कोई साइंटिफिक हम कुछ कर रहे हो रिसर्च, तो उसमें हमारा कुछ ना कुछ एक पॉपुलेशन होगा उससे रिलेटेड। सपोज हम कोई सोशल साइंस का हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं
उससे हम कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इसकी हाइट क्या है, इन सब का एवरेज वेट क्या है, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी लिटरेसी रेट कितना है, कितने ये पढ़े लिखे हैं, मतलब एवरी कैरेक्टरिस्टिक कि ये कहाँ से आते हैं, बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, जो भी इनका कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। अब पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में अगर हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, हम ये जानना चाहते हैं रिसर्च में कि जितनी भी हमारी ये पॉपुलेशन है, सपोज किसी भी स्टेट की है इंडिया के, लाइक केरला स्टेट हम ले लेते हैं, कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनकी एवरेज हाइट कितनी है। हमने ये एज्यूम किया, हम कोई भी रिसर्च करने से पहले हम एक एजम्पशन हम मान के चलते हैं कि सपोज जो केरला है वहां पे एवरेज हाइट है 170 सेंटीमीटर। तो हम ये एक स्टेटमेंट, हम ये एक एज्यूम करते हैं, अजम्पशन हमारा होता है कि केरला स्टेट की एवरेज हाइट है 170 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, जो हमारा पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है हाइट, उसके बारे में हमने कुछ एज्यूम कर लिया। इसे ही हम कहते हैं हाइपोथेसिस। पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सपोज 1 करोड़ लोग हैं केरला में, ठीक है। अब हम 1 करोड़ लोगों की तो हम हाइट नापेंगे नहीं जाके, तो उसमें से हम कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। लाइक हमने 1,000 लोगों के सैंपल ले लिए और उनकी हमने हाइट मेजर की, और उसके बेसिस पे अब जितनी भी हमारी हाइट आती है 9 या 175 एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा हाइपोथेसिस हमने बनाया पहले, उसको फिर हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है कि हम हाइपोथेसिस बनाते ही क्यों हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें पॉपुलेशन पैरामीटर का, तो पॉपुलेशन मींस कि सिर्फ इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब है जिस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें से भी हम एक सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। दिस इज द पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमें निकालना है कि एवरेज व्हीट का प्रोडक्शन कितना होता है इंडिया में। इंडिया के जो नॉर्थ के जो स्टेट हैं और जो साउथ के जो स्टेट है, उसमें हम अलग अलग हम कंपेयर करना चाहते हैं कि नॉर्थ में कितना व्हीट प्रोडक्शन होता है, साउथ में कितना व्हीट प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो व्हीट का प्रोडक्शन है, दैट इज अ पॉपुलेशन पैरामीटर। जो व्हीट है उसके बारे में वो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो हमें इस पे हाइपोथेसिस अगर बनानी है तो हम बना सकते हैं, लाइक कि व्हीट का एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है सपोज 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, लाइक दैट। हम ऐसी कुछ भी यहाँ पे अजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक हाइपोथेसिस। सो व्हाट इज द हाइपोथेसिस? एनी स्टेटमेंट और अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल पंजाब इज 180 सेंटीमीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। फिर लेटर ऑन हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब हाइपोथेसिस दो टाइप्स की होती है। पहला तो है नल हाइपोथेसिस एंड देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दैट इज H1। अब व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि हम जिस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें ये देखना है कि कोई भी स्कूल है उसमें हमें एवरेज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें पता करना है कि उनका एवरेज वेट कितना है। तो हम एक अजम्पशन पहले कर लेंगे, एक एक हम स्टेटमेंट बना सकते हैं यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट है 50 किलोग्राम। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस इज कि H0 म्यू, म्यू मतलब म्यू इज द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। म्यू होता है मीन या फिर एवरेज। तो म्यू इज 50 किलोग्राम। तो ये हमने एक एजम्पशन कर लिया। जो हम कोई भी एजम्पशन हम करते हैं किसी भी पॉपुलेशन से रिलेटेड, जिसे कि हम टेस्ट करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि 50 किलोग्राम वेट है हमारी पॉपुलेशन का, उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज H1। अब हमने एज्यूम किया था कि जो हमारा वेट है, एवरेज वेट स्टूडेंट का 50 किलोग्राम है। हमने इसके बाद इसमें स्टैटिस्टिक्स लगाई, हमने इसको टेस्ट किया, डेटा कलेक्ट किया, और हम देखते हैं कि ये जो हमारा असम्पशन है वो गलत साबित हो जाता है, 50 किलोग्राम नहीं है। तो अगर ये गलत साबित होता है, अगर नल हाइपोथेसिस गलत साबित होती है, तो एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, वो खुद ही सही हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम दो तीन तरीके से बना सकते हैं। H1, पहला कि जो म्यू है इज नॉट इक्वल टू 50 किलोग्राम, मतलब कि स्टूडेंट्स का वेट 50 किलोग्राम के बराबर नहीं है। या फिर ये दूसरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि म्यू इज लेस देन 50 किलोग्राम, यानी कि स्टूडेंट्स का वेट 50 किलोग्राम से कम है। या फिर म्यू इज ग्रेटर देन 50 किलोग्राम।
स्टूडेंट्स का वेट 50 से ज्यादा है, तो तीन ही कंडीशंस हो सकती है, या तो 50 किलोग्राम होगा, या फिर नहीं होगा, या फिर 50 से कम, या 50 से ज्यादा। ठीक है, तो जितने भी जो भी हाइपोथेसिस है अदर देन नल हाइपोथेसिस, उन सभी को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अगर नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती है, तो इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, उसे ही हम कहते हैं दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नाउ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, वेट है स्टूडेंट का 50 किलोग्राम, अब हम इसे टेस्ट करेंगे, हम ये जानेंगे कि ये जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी, जो हमारा अजम्पशन था, वो सही भी है या नहीं है, उसे ही हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि रिसर्च में किया जाता है। ठीक है, तो इट इज प्रोसीजर इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेप्स, जितने भी हम स्टेप्स इसमें लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैंपल्स। देखो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे, हमें जानना है कि 50 किलोग्राम का एवरेज वेट है, ठीक है, और स्टूडेंट्स कितने हैं, सपोज 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 10,000 स्टूडेंट्स का सबका ही हम वेट नहीं करते हैं, हम इसमें से सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं 10,000 का, तो दैट इज द रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल का मतलब ये है कि ये हमारी पूरी क्लास है सपोज, ठीक है, तो हमें इसमें से सैंपल कलेक्ट करना है, तो हम रैंडमली सैंपल लेंगे, हम सिर्फ आगे की बेंच में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका सैंपल नहीं लेंगे, हम कहीं से भी सैंपल ले सकते हैं। जब हम इस तरीके से रैंडम सैंपल लेते हैं कहीं से भी, तो उससे जो रिजल्ट है वो सही आने की ज्यादा ज्यादा चांसेस होते हैं कि सही आएगा हमारा रिजल्ट, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक ही जगह से हम सैंपल्स कलेक्ट करेंगे तो वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, तो दैट्स वाई हम हमेशा रैंडमली सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो हमें जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले तो रैंडम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें स्टैटिस्टिक्स वगैरह यूज करते हैं, देन हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है नल हाइपोथेसिस है उसे एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। अब जो ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम कर रहे हैं, हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ एरर्स भी आ सकते हैं, बिकॉज इसमें ह्यूमन एरर आने के चांसेस काफी होते हैं। दो तरीके के एरर्स इसमें हो सकते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर का मतलब है we reject h naught when h naught is true। so type 1 error means जब हम h naught के सही होते हुए भी उसको हम गलत साबित कर देते हैं। ठीक है, 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं उन सभी का एवरेज वेट स्टूडेंट का 50 किलोग्राम है, हमने अपनी कैलकुलेशन करी, अपना हमने डेटा कैलकुलेट किया, उस पर स्टैट हमने लगाया, और उसके बाद हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का एरर है, इसे हम टाइप 1 एरर कहते हैं, जब हम एच नॉट के सही होते हुए भी उसको हम गलत साबित कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है, व्हेन वी एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज नॉट ट्रू। इट मीन्स कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज वेट 50 किलोग्राम नहीं है, एवरेज वेट कुछ और है, सपोज 60 किलोग्राम है या फिर 45 किलोग्राम है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट कर देते हैं, हम उसको अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये सही है, तो दैट इज टाइप 2 एरर, जब हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वास्तव में वो गलत होता है। तो इस तरीके से दो तरीके के एरर्स हो सकते हैं हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में। अब जो टाइप 1 एरर है, देखो टाइप 1 एरर मीन्स कि जब हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि वो सही है, इसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और इसे हम अल्फा एरर भी कहते हैं। इसके साथ ही हम इसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हम इसे कहा जाता है। एक्चुअली हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिक्स करते हैं जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, 5% या फिर 1% में, ये अभी आगे आएगा डिटेल में। टाइप 2 एरर को हम कहते हैं बीटा, या फिर बीटा एरर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ टेस्ट। अब पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, इट मीन्स कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, 50 किलोग्राम वेट नहीं है और हम इसे रिजेक्ट ही कर रहे हैं, तो इससे हम कहते हैं पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट का मतलब है कि सही डिसीजन लेने की पावर, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ करेक्ट डिसीजन, इसे हम कहते हैं अवॉइडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग अ टाइप 2 एरर। जो टाइप 2 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर मीन्स कि जब एच नॉट ट्रू नहीं है फिर भी हम उसको सही बोल दे रहे हैं, सही साबित कर दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। तो पावर ऑफ टेस्ट इज कि टाइप 2 एरर को अवॉइड करने की प्रोबेबिलिटी, कि हम टाइप 2 एरर ना करें, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ टेस्ट। देखो पावर ऑफ टेस्ट होता है 1 माइनस बीटा, और बीटा क्या है, टाइप 2 एरर, यानी कि इट मीन्स कि 1 माइनस बीटा है हमारा पावर ऑफ टेस्ट, तो बीटा जितना कम होगा, टाइप 2 एरर जितना कम होगा हमारा, उतना ही ज्यादा पावर ऑफ टेस्ट होगा, मतलब कि हमारा जो टेस्ट है उसके सही होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो पावर ऑफ टेस्ट होता है 0 से लेके 1 के बीच में। अगर ये हमारा क्लोज टू 1 है,
इट मीन्स कि हमने बहुत सही टेस्ट किया है। क्लोज टू वन मीन्स कि ये क्लोज टू वन कब होगा, जबकि बीटा की वैल्यू बहुत कम होगी। सपोज वन माइनस बीटा जो है यानी कि टाइप टू एरर हमने सिर्फ इट इज 0.1, तो ये कितना आ गया, पावर ऑफ टेस्ट आ गया हमारा 0.9। इट मीन्स कि 90% चांस है कि हमने सही टेस्टिंग करी है। अगर हमारा बीटा बढ़ रहा है, हमारा जो टाइप टू एरर है अगर वो ज्यादा है सपोज, तो ये कितना आ गया हमारा 0.2, पावर ऑफ टेस्ट 0.2, यानी कि सिर्फ 20% ही चांस है कि हमने जो टेस्ट किया है वो सही है। ठीक है, इट मीन्स कि हमें, अगर हमें पावर ऑफ टेस्ट को बढ़ाना है, सही है, हमें कंक्लूजन निकालना है, तो बीटा यानी कि टाइप टू एरर हमें हमेशा कम करके रखना पड़ेगा। तो बीटा को कॉमनली हम 0.2 पे सेट करते हैं जब भी हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो हम, हमारे पास में ये ऑप्शन होता है कि हम अल्फा और बीटा दोनों को फिक्स कर सकें। अल्फा क्या होता है, टाइप वन एरर, और बीटा इज टाइप टू एरर। कि हम इन दोनों को फिक्स कर लें पहले ही कि हमें कितना इन एरर्स को अलाउ करना है। तो बीटा को हम कॉमनली 0.2 पे सेट करते हैं। तो इट मीन्स कि जो पावर होगा, पावर में भी एज लो एज 88%। अगर बीटा हमारा 2 है, 0.2 पे हमने सेट किया, इट मीन्स कि हमारा 80% चांसेस है कि हमने जो टेस्ट किया है वो हमारा सही होगा। अब हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक को कम करते हैं, अगर हम टाइप वन एरर यानी कि अल्फा को अगर हम कम करने की कोशिश करते हैं तो बीटा बढ़ जाता है, टाइप टू एरर बढ़ जाता है। अगर टाइप टू एरर को कम करने की कोशिश करते हैं तो अल्फा बढ़ जाएगा, टाइप वन एरर। तो इन दोनों को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि टाइप वन एरर और टाइप टू एरर के होने से क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो सपोज कोई रिसर्चर है जिसने कि एक डायबिटीज की मेडिसिन जो है उस पर टेस्ट करना है। डायबिटीज की कोई मेडिसिन, किसी कंपनी ए ने कोई डायबिटीज की मेडिसिन बनाई है एक्स, ठीक है। अब वो देखना चाहते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये पेशेंट्स के लिए सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जो रिसर्चर है वो पहले एक हाइपोथेसिस बनाएगा कि मेडिसिन इज इफेक्टिव फॉर पेशेंट्स। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नल हाइपोथेसिस, दिस इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब उसे चेक करना है कि ये जो उसने पहले नल हाइपोथेसिस बनाया कि मेडिसिन इज इफेक्टिव फॉर पेशेंट, ये सही भी है या नहीं है। और जो रिसर्चर है उसने अपना टेस्टिंग करी, स्टैट वगैरह यूज किया, उसके बाद उसने अपना कंक्लूजन दिया। लेकिन अगर उसने टाइप वन एरर इसमें किया इस टेस्टिंग में, तो टाइप वन एरर का मीन्स क्या है कि मेडिसिन इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज एक्चुअली इफेक्टिव, लेकिन वो इसको रिजेक्ट कर देता है अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे। इट मीन्स कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, मतलब एक इफेक्टिव मेडिसिन को भी उसने रिजेक्ट कर दिया। दिस इज टाइप वन एरर। तो टाइप वन एरर होने से क्या होगा कि एक अच्छी मेडिसिन जिससे कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो सही हो सकते थे, वो रिजेक्ट हो जाता है और दोबारा फिर से उसमें रिसर्च करना पड़ेगा। तो टाइप वन एरर इन्वॉल्व्स द टाइम एंड ट्रबल ऑफ रीवर्किंग, दोबारा फिर से काम करना पड़ेगा उस मेडिसिन पे। दिस इज टाइप वन एरर। लेकिन अगर टाइप टू एरर हुआ, यानी कि मेडिसिन इज एक्सेप्टेड व्हेन इट इज हार्मफुल फॉर पेशेंट्स, इट मीन्स कि ये हार्मफुल है लेकिन उसने क्या कर दिया, इसे एक्सेप्ट कर लिया कि मेडिसिन इज इफेक्टिव, ये उसके कंक्लूजन में आ रहा है। इट मीन्स कि नाउ अगर ये कंक्लूजन निकाला जाता है रिसर्च के बाद कि मेडिसिन इफेक्टिव है, तो वो तो पेशेंट्स को फिर दिया जाएगा, एक लार्ज पॉपुलेशन को दिया जा सकता है। लेकिन वास्तव में क्या था कि जो मेडिसिन थी वो हार्मफुल थी। तो इससे क्या होगा, इसके निगेटिव कंसिक्वेंसेस हो जाएंगे, जो पेशेंट्स हैं दे विल बी पॉइजन्ड, एक गलत मेडिसिन उन तक पहुंच जाएगी। तो इट मीन्स कि टाइप टू एरर के भी निगेटिव कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं और टाइप वन एरर दोनों के ही। इट मीन्स कि हमें दोनों में ही एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम सेट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर इज डिटरमिन्ड इन एडवांस। हम जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले ही हम टाइप वन एरर को डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसे कितना अलाउ करेंगे, इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टाइप वन एरर को फिक्स किया जाता है 5% पे। 5% पे फिक्स करने का मतलब क्या है कि रिसर्चर इज विलिंग टू टेक एज मच एज 5% रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। कि नल हाइपोथेसिस हमारी क्या है, ट्रू है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम 5% का ही रिस्क ले रहे हैं। 5% का हम रिस्क ले रहे हैं कि हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस के सही होते हुए भी हम उसे रिजेक्ट कर दें। ये क्या होता है, टाइप वन एरर। तो हम इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा। तो ये हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं एट 5% पे। हम इसे 1% पे भी फिक्स करते हैं,
ये डिपेंड करता है कि रिसर्चर पे डिपेंड करता है, उसे 5% पे फिक्स करना है टाइप 1 एरर या फिर 1% पे करना है। तो अब हम क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। हम जितना भी इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, नोन एज द रिजेक्शन रीजन। ठीक है, जो हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, हमें एवरेज मार्क्स देखने हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, किसी भी स्कूल के या डिस्ट्रिक्ट में हमें एवरेज मार्क्स देखने हैं, तो और उसके बेसिस पे हम इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक नल हाइपोथेसिस बनाएंगे कि एवरेज मार्क्स 100 है। दूसरा हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया कि एवरेज मार्क्स 100 नहीं है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे। जब हम स्टैट यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट हम इसमें यूज करते हैं, जैसे कि जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है। ठीक है, तो सपोज हम इसमें जेड टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो अब जो भी हमारी वैल्यू आएगी इसमें टेस्टिंग करने के बाद, स्टैट लगाने के बाद, जितना भी हमारा जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू आती है उससे हम इस ग्राफ के साथ में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्रिटिकल रीजन का इस्तेमाल होता है। हम इस तरीके से ग्राफ बना लेते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, हमने इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे हमने फिक्स किया था अपना टाइप 1 एरर को। तो 5% मीन्स कि हम इसे 0.05 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द टू टेल्ड टेस्ट। अभी आगे आएगा कि वन टेल्ड और टू टेल्ड क्या होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि 0.05 को हाफ ऑफ कर लेंगे। इसका हाफ कितना होता है, 0.025 इस तरफ राइट में एंड 0.025 लेफ्ट में। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हमें जेड कैलकुलेटेड की जितनी भी वैल्यू आती है, सपोज 1.2 आती है, अब ये जो वैल्यू है दिस इज जेड टैबुलेटेड की वैल्यू। हम पहले तो जेड टैबुलेटेड की वैल्यू हम देखेंगे 0.025 पे होती कितनी है। इसके लिए हमारे पास में जेड टेबल होता है हमारे पास में। तो इसमें देखो, अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज है, हमें किस पे देखना है, 0.025 पे। 0.025 पे कितना है वैल्यू, 1.9 प्लस 0.06, तो ये कितना हो गया, 1.9 प्लस 0.06, इट इज तो 1.96 आ गया। ठीक है, 1.96 आ गया। तो हमने यहाँ पे कर दिया 1.96 दोनों जगह। अब ये है 1.96, ये वाली जो एरिया 1.96 के राइट में, ये क्या है, ये है अस्वीकृति क्षेत्र। ठीक है, इसको हम रिजेक्शन, इट मीन्स कि अगर वैल्यू हमारी इस साइड आ रही है तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ऑल्सो लेफ्ट साइड में भी अगर हमारी वैल्यू -1.98 से कम आ रही है, ये रिजेक्शन रीजन है। -1.98 से कम क्या होगा, -1.96 से कम वैल्यू मीन्स सपोज -1.98, अगर इतना आ जाएगा तो ये भी रिजेक्शन रीजन में आ जाएगा। राइट, लेफ्ट में आ गया ये। तो तब उस केस में भी जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर हमें नल हाइपोथेसिस सही कब होगा, जब हमारी जेड टेस्ट की वैल्यू या कोई भी टेस्ट हम करते हैं उसकी वैल्यू इस एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर में आता है। यही सिग्निफिकेंस होता है ये जो ग्राफ बनाने का है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिस्क ले रहे हैं, 5% का हमने रिस्क लिया। इसे ही हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% पे हमने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट किया हुआ है कि अगर हमारा इस रीजन में आता है, 5% लेवल के अंदर आता है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आप नेट पेपर 1 और पेपर 2 का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पे विजिट कर सकते हैं। अब जो हमारे टेस्ट होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो टू टेल्ड टेस्ट और दूसरा वन टेल्ड टेस्ट। अब ये क्या होता है, देखो, जो हमने अपनी हाइपोथेसिस बनाई थी, दिस इज नल हाइपोथेसिस, जो कि हम किसी भी पॉपुलेशन के किसी भी कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी हम अजम्पशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें ये देखना है जो एवरेज मार्क्स है दे आर 100। ठीक है, दिस इज अवर नल हाइपोथेसिस। अब इसके तीन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकते हैं कि म्यू इज या फिर मार्क्स इज नॉट इक्वल टू 100, 100 के बराबर नहीं है, या फिर 100 से ज्यादा है, या फिर 100 से कम है। अब इन तीनों केसेस में जो हमारा ये ग्राफ बनता है क्रिटिकल रीजन, वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के हिसाब से बनता है। अगर हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो एवरेज मार्क्स है वो 100 नहीं है, टू टेल्ड टेस्ट बनता है यहाँ पे, टू टेल्ड क्रिटिकल रीजन, दोनों साइड हमारा क्रिटिकल रीजन बनेगा। अगर हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि म्यू इज ग्रेटर देन 100, अगर ग्रेटर देन 100 है तो उस केस में हमारा होगा राइट साइडेड।
टेस्ट, इसे हम क्या कहते हैं, वन टेल टेस्ट। अब ये एक ही साइड होगा हमारा क्रिटिकल रीजन, लेफ्ट में नहीं होगा। अगर हमारा है कि म्यू इज लेस देन 100 तो उस केस में हो जाएगा लेफ्ट साइड में, दैट इज ऑल्सो वन टेल टेस्ट। अब इसमें राइट साइड में नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे टू टेल्ड और वन टेल्ड टेस्ट करते हैं हम। नाउ हम देख लेते हैं इसमें, देखो अब जो लेफ्ट टेल्ड टेस्ट हमारा आ रहा है सपोज, ठीक है, वन टेल टेस्ट में हम देखते हैं पहले लेफ्ट टेल टेस्ट। इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें पहले तो हमारा जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो है कि म्यू इज लेस देन 100, उस केस में हम लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट टेल टेस्ट। अब इसमें जो जेट की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। जब हमने टू टेल टेस्ट किया था उसमें हमारा कितना आ रहा था, 1.96 आ रहा था जेट टेबुलेटेड की वैल्यू। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें देखो हमने 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा है, 0.05। तो जब हम टू टेल टेस्ट करते हैं तो ये 0.05 एक साइड ही आएगा, अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम 0.05 की वैल्यू देखेंगे जेट टेबल से, तो ये कितना आ रहा है, देखो 1.6 प्लस 0.04, सो दिस इज 1.64। तो ये कितना आ गया, देखो, तो ये कितना आ गया 1.64। अगर ये हमारा लेफ्ट टेल्ड है, ठीक है, तो उस केस में ये आ जाएगा माइनस, लेफ्ट में जब भी हम वैल्यू रखते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, -1.664। तो अब हम जो भी जेट कैलकुलेटेड जो भी हम निकालेंगे जेट टेस्ट, अगर वो इससे कम आ रहा है, ठीक है, वो वैल्यू इससे कम है, -1.64 से कम वैल्यू आ रही है, सपोज -1.8 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया रिजेक्शन रीजन में। तो वो जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे -1.64 से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए। सपोज हमारा जेट कैलकुलेटेड आ रहा है 1.2, इस तरीके से, इट मीन्स कि एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो राइट टेल टेस्ट है, इट मीन्स कि हमारा जो हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन 100, तो उस केस में हम राइट टेल टेस्ट बनाते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा राइट साइड में, एंड दिस विल बी पॉजिटिव, जेड इज +1.645, ठीक है। तो इस केस में भी ये क्या है, रिजेक्शन रीजन, यानी कि जो जेट कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो इससे कम आनी चाहिए, इस रीजन में आनी चाहिए, एक्सेप्टेंस रीजन में। तो उस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 1.64 से ज्यादा अगर वैल्यू आ रही है हमारी जेट कैलकुलेटेड की, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दो तरीके के टेस्ट होते हैं, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। तो जो हमारे टेस्ट है वो दो तरीके से कर सकते हैं, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। तो टू टेल टेस्ट में तो दोनों साइड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो जेड अल्फा है उसकी वैल्यू अलग होगी 1.96। एंड वन टेल टेस्ट दो तरीके का हो गया, लेफ्ट टेल टेस्ट और राइट टेल टेस्ट। तो लेफ्ट टेल्ड यानी कि लेफ्ट साइड में ही वैल्यू आएगी, दैट इज -1.645, एंड राइट टेल्ड यानी कि सिर्फ राइट 1.64। और इन वैल्यू से हम जो हमारा जेड कैलकुलेटेड है, जो हम निकालेंगे खुद से स्टैटिस्टिक्स यूज करके, उससे हम कंपेयर करेंगे। तो हम जो ये जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाल रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, इट इज अ फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट पी वैल्यू। पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि नल हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो हमारे पास में बहुत सारे तरीके के टेस्ट होते हैं, हम अलग अलग तरीके के रिसर्च करते हैं, जैसे कि सोशल साइंस से रिलेटेड रिसर्च होती है हमारी, फिजिकल साइंस से रिलेटेड रिसर्च होती है। तो हमारा डेटा भी अलग अलग तरीके का डेटा होगा हमारे पास में, उस डेटा के हिसाब से ही हम अलग अलग टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक है, जेट टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, और सबके अलग अलग फॉर्मूला होंगे, तो जो कि आएगा अभी डिटेल में आगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जेट टेस्ट हमने करा, कोई हमारे पास में ऐसा डेटा है जिसमें कि हम जेट टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जेट टेस्ट, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन √n, ये अभी डिटेल में आएगा आगे। तो ये क्या है, दिस इज अ फॉर्मूला, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे जेट कैलकुलेटेड निकालते हैं, जो भी हमारी वैल्यू आएगी, सपोज 1.2 आ रही है, और इस वैल्यू को हम पी वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, जेट कैलकुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं और पी वैल्यू भी कहते हैं। तो ये पी वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए हम टेस्ट स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। इसी वैल्यू के बेसिस पे ही हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, रिजेक्शन रीजन में आ रही है या फिर एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है। अगर ये वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में आएगा तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, और रिजेक्शन रीजन में आएगा तो रिजेक्ट हो जाएगी।
सो नाउ प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ क्वेश्चन कि एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम यानी कि कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स जो भी होते हैं हमारे, जैसे जियो, एयरटेल, हम जो भी फोन वगैरह यूज करते हैं, तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है कोई, वो ये क्लेम करते हैं कि उनके जो कस्टमर हैं, एवरेज जो कस्टमर है, इंडिविजुअल कस्टमर पे करते हैं उनको ऑन एन एवरेज 400 रुपीज पर मंथ, चाहे उनके 1 लाख, सपोज 1 लाख कस्टमर है, और हर कस्टमर उनको हर महीने 400 रुपए का पे करते हैं, 400 रुपीज का रिचार्ज करते हैं। ये क्या है उनका, दिस इज द क्लेम, ये वो क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 25 रुपीज का। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ती है हमें जब हम कोई भी, जैसे कि जेट टेस्ट हम कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो अब हमें ये प्रूव करना है। हमारी जो हाइपोथेसिस है वो ये है, एवरेज जो पे कर रहा है कस्टमर, कितना पे कर रहा है, म्यू इक्वल टू 400 रुपीज। अब हमें इसे प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि एक रैंडम सैंपल, 50 कस्टमर्स का रैंडम सैंपल लिया जाता है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 15। तो इस रैंडम सैंपल के बेसिस पे हमें बताना है कि ये जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम नल हाइपोथेसिस बना देते हैं कि म्यू इज 400 है, 400 है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी बन जाती है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 400। तो ये क्या आ गया, टू टेल टेस्ट आ गया यहाँ पे, बिकॉज नॉट इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। बाकी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 25, और 15 क्या है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारी कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय कर लेंगे अपना। 5% का हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लिया। तो अगर हमारा 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो उसके बेसिस पे हमारा जेड टेबुलेटेड की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1.96 राइट में, और लेफ्ट में -1.96, जो कि हम इस जेड टेबल से निकाल लेते हैं। अब हमें कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है, जेड टेस्ट यूज करना है, टी टेस्ट करना है, काय स्क्वायर करना है, वो हम करते हैं डेटा के बेसिस पे। तो हमें जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा जो सैंपल साइज है वो कितना है, 50। देखो क्वेश्चन में इन्होंने दिया है वो है कि रैंडम सैंपल ऑफ 50 कस्टमर, तो ये हमारा क्या होता है, सैंपल साइज 50। और मीन कितना है, सैंपल का जो मीन है दैट इज एक्स बार 250। देखो मीन ऑफ 250, ये रैंडम जो सैंपल हमने लिया था उसका मीन बता रहा है 250। दूसरा हमारे पास में सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15, और n इज ग्रेटर देन 30। n क्या होता है, सैंपल साइज। देखो सैंपल साइज मीन्स कि हमने 50 का सैंपल लिया था। देखो ये जो 30 है, दिस इज इम्पोर्टेंट। 30 से ज्यादा जब हम बड़ा सैंपल, हम जब 30 से हमारा ज्यादा का सैंपल होता है उसे हम लार्ज सैंपल कहते हैं, और सैंपल साइज इज लार्ज। तो उस केस में हमारा जेड टेस्ट लगता है। ये भी मैटर करता है कि हमारा जो सैंपल साइज है वो 30 से कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब अभी टी टेस्ट, जेड टेस्ट जब कंप्लीट आएगा तो उसमें आगे आएगा। दिस इज द डेटा, ये हमारे पास में डेटा अवेलेबल है। इस डेटा के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे जेड टेस्ट लगाएंगे। जेड टेस्ट कब लगता है, जब हमारे पास में एक तो जो सैंपल साइज है वो 30 से ज्यादा है, और दूसरा हमें मीन पता है, जो पॉपुलेशन का मीन हमें पता है, म्यू म्यू 400 दिया हुआ है ऑलरेडी, और हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन भी जब हमें पता होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 25 रुपीज का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब हमारे पास में ये डेटा होता है तो हम जेड टेस्ट लगाते हैं यहाँ पे। तो अब हम जेड टेस्ट लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू। इसका फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, एक्स बार माइनस म्यू। एक्स बार क्या होता है, सैंपल मीन, और म्यू क्या होता है, पॉपुलेशन मीन, डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का, एंड एन इज द सैंपल साइज, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स बार हमारे पास में कितना है, 250। एक्स बार क्या होता है, सैंपल मीन। देखो रैंडम सैंपल कितने का लिया हुआ है इन्होंने, रैंडम सैंपल ऑफ 50 कस्टमर, 50 मीन्स की दिस इज एन, नंबर ऑफ सैंपल, ओके। तो यहाँ पे हमारा मीन कितना आ रहा है, 250। हाँ, तो एक्स बार इज सैंपल मीन दिया हुआ है 250, ये आ गया। एंड पॉपुलेशन मीन म्यू, पॉपुलेशन मीन कितना है, 400, दिस इज 400 डिवाइडेड बाय सिग्मा 25 अपॉन एन। एन इज सैंपल साइज, हमने 50 कस्टमर्स का सैंपल लिया था, डिवाइडेड बाय 50। तो हमारा इससे जब हम कैलकुलेट की वैल्यू कितनी आई, -42। अब हम इसे इस ग्राफ में हम देखते हैं कि -42 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -42।
इस रीजन में -1.96 से कम है ये, इट मीन्स कि ये आ गया रीजन ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन रीजन में आ गया, मतलब कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। 1.96 के बीच में अगर आता तो एक्सेप्ट होती, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिजेक्ट हो रहा है। तो इट मीन्स कि नल हाइपोथेसिस जो हमने बनाया था, कि कंपनी ने क्या क्लेम किया था कि उनका जो एवरेज, हर कस्टमर ऑन एन एवरेज 400 पर मंथ का सर्विस लेता है, ठीक है। तो ये जो नल हाइपोथेसिस थी वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, जो भी हमने इसमें जेट टेस्ट किया। तो इस तरीके से हम एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जो कि होती है किसके बेसिस पे, सैंपल्स के बेसिस पे। हमने इसमें क्या किया था, सैंपल लिया था, रैंडम सैंपल लिए हमने 50 कस्टमर्स का, हमने देखा कि उनका कितना मंथ का खर्चा है और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन उनका कितना आ रहा है। उस हिसाब से हमने जेट टेस्ट लगाया, और जेट टेस्ट के हिसाब से जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमें पता चलता है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जिससे कि हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इसमें आपका आएगा जेट टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा। तो आप नेट पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर से आपको एक बार कोर्स फीचर्स बता देती हूँ। तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्लीट करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे, आपकी क्लासेस ईजेफ एकेडमी ऐप पे होंगी, बाई वीकली टेस्ट होंगे, रिवीजन क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाएगी। और जो बुक्स कवर किए जाएंगे आपके कोर्स में, दीज आर दीज 3 बुक्स। सो स्टूडेंट्स, यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स फॉर नेट पेपर 1।